हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरए फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। तो आज हम लोग ये थ्योरी भी प्रूव करेंगे। इस थ्योरी को प्रूव करने से सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो दर्पण होते हैं, दर्पण में कुछ बिंदु होते हैं, उस बिंदु को हम लोग परिभाषित करेंगे, क्योंकि बेसिक चीज बहुत जरूरी होता है किसी थ्योरी को जानने से पहले। तो थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले क्या जानेंगे, कुछ परिभाषाएं जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं। जैसे हम लोग इसके पहले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण में जो बिंदु होते हैं, जैसे ध्रुव हो गया जिसको हम लोग पोल कहते हैं, और वक्रता केंद्र जो होता है, फोकस दूरी जो होता है, या फिर जो दर्पण का द्वारक होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इसी वीडियो में हम लोग जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या है उसके बीच में संबंध स्थापित भी करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। जैसे कि आप लोग कल पढ़े थे कि ये जो है ये गोलीय दर्पण है, इसके बाहरी भाग को हम कलई कर देते हैं। तो ये जो गोलीय दर्पण है ये किसी गोलीय खोखले गोले से मिल करके बना है। तो खोखले गोले का कुछ ना कुछ क्या होगा, केंद्र बिंदु होगा। उस केंद्र बिंदु को C से डिनोट करते हैं। केंद्र बिंदु को क्या चीज से डिनोट करेंगे, कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और इस दर्पण के जो मध्य बिंदु होता है, इस मध्य बिंदु को हम P से डिनोट करते हैं। अब आप ये समझिएगा कि ये C जो है वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और ये P है, P को हम ध्रुव बोलते हैं, ध्रुव को कैपिटल P से डिनोट करते हैं। ये कैपिटल P जो है ये से दर्पण के मध्य बिंदु में स्थित रहता है। और आप ये देख रहे हैं कि ये दर्पण की जो लंबाई है M और M डैश, ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। M और M डैश को हम क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। और कभी भी दूरियां जो होती है फोकस, ये ध्रुव से मापी जाती है। जैसे कि ये आपका P है और P और C के बीच की दूरी को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल R। इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। और इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो बिंदु होता है वो बिंदु फोकस कहलाता है। इस फोकस से क्या करते हैं कि जब प्रकाश की किरण इस दर्पण पे पड़ता है तो परावर्तन के बाद इस फोकस से हो करके गुजरता है। तो ये फोकस है जो दर्पण के हम मुख्य फोकस कहते हैं। और इसकी जो दूरी होती है वक्रता के ये ध्रुव से, इसे हम फोकस दूरी, और इस फोकस दूरी को हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये जितने भी बिंदु बताए हैं इस बिंदु के बारे में हम लोग परिभाषा लिखेंगे। तो सबसे पहले हम पोल की बात करेंगे, जिसको हम लोग सबसे फर्स्ट पॉइंट ध्रुव कहते हैं। ध्रुव इंग्लिश में इसको पोल कहते हैं। अगर ध्रुव को परिभाषित करना हो तो करेंगे क्या, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को क्या चीज से डिनोट करते हैं, कैपिटल P से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं द्वारक। द्वारक को इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं।
अपर्चर इस एम और एम डैश की जो लंबाई है इसी को बोल देते हैं द्वारक। तो हम इसको अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे क्या, दर्पण के परावर्तक तल, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास, दर्पण के परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण का द्वारक कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, इस दर्पण के जो परावर्तक तल होता है, ये जिधर कलई किया रहता है उसके आगे वाले भाग परावर्तक तल कहलाता है। जैसे कि हम लोग कल वीडियो में पढ़े थे, तो इस परावर्तक तल के जो ये व्यास होता है, इस व्यास को ही हम क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। इस दर्पण का द्वारक कह देते हैं। तीसरा बात करते हैं वक्रता केंद्र का। वक्रता केंद्र, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र को क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर इसको परिभाषित करना होगा तो ये खोखले गोले का वह केंद्र बिंदु होता है जिससे ये दर्पण बना होता है। तो हम लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, जिस खोखले गोले से काट कर बनाया गया है, उसके केंद्र को दर्पण का, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, वक्रता केंद्र क्या है, किसी भी दर्पण का जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस दर्पण के इस खोखले गोले के केंद्र बिंदु को ही हम खोखले गोले का वक्रता केंद्र कह देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मुख्य अक्ष का। ये ध्यान से समझिए, सी जो है वक्रता केंद्र है। 4 पॉइंट करते हैं बात मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या है, ये वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच मिलने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीसी जो है ये मुख्य अक्ष है। पीसी जो है ये मुख्य अक्ष है। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां पे पीसी जो है ये मुख्य अक्ष है, इसे आप लिखिएगा। पीसी जो क्या है, मुख्य अक्ष है। नेक्स्ट लिखेंगे वक्रता त्रिज्या। फिफ्थ जो है वक्रता त्रिज्या।
वक्रता त्रिज्या जिसके हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वक्रता त्रिज्या जो है, हम ये प्रिंसिपल, ये जो आपका ध्रुव है, इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, इस दूरी को ही हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिखेंगे क्या, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया गया है, गोलीय दर्पण जिस गोले से काट करके बनाया गया है, या उस गोले की त्रिज्या इसको कहेंगे, उस गोले की त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण एक भाग है, उसके भाग है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता, दर्पण का भाग है, केंद्र को मिलाने वाली दर्पण की, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण का एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, उस गोले की त्रिज्या को जिसका दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये खोखले गोले से बना हुआ है और उस खोखले गोले की त्रिज्या को ही हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। और वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग फोकस की बात करेंगे और कार्तीय, नवीन कार्तीय चीन परिपाटी की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एफ और आर के बीच में वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग एक और पॉइंट की बात करेंगे जिसको हम लोग फोकस के नाम से जानते हैं। ये फोकस, फोकस 6 पॉइंट की बात करते हैं। फोकस, ये फोकस जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती है, उस बिंदु को ही हम फोकस कह देते हैं। तो याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें, चलने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष
पर मिलती है, जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष पर मिलती है अथवा उससे निकलती हुई मिलती है अथवा उससे निकलती हुई प्रतीत होती है, निकलती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का प्रतीत होती है, वह बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, ये दर्पण है और जैसी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और चलने के बाद जब परावर्तक तल पे आपतित होती है, आपतन से यह मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के गुजरती है, उस बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष के समानांतर जब किसी दर्पण पे आपतित होती है और आपतन के बाद जब वो मुख्य अक्ष से परावर्तित होती है, तो जिस बिंदु पर परावर्तन होती है उस बिंदु को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं और मुख्य फोकस को हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से ये इस दर्पण में जितने भी बिंदु था उस बिंदु के बारे में हम लोग समझ चुके हैं। ये अगर नहीं समझते तो आगे जो भी हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे उस थ्योरी में प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, बोलते हैं सर पी क्या था नहीं समझ पाए, सी क्या था। तो जो लोग बीच में जुड़े हैं इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, फिर से एक बार समझ लीजिए। ये एम और एम डैश जो है ये दर्पण का द्वारक कहलाता है। ये दर्पण के बीच के बिंदु है पी, इस पी को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और ये सी जो है, ये सी को वक्रता केंद्र कहते हैं। और पी और सी को जो मिलाने वाली रेखा होती है, इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। और ध्यान से समझिएगा, पी और सी के बीच की जो दूरी होती है उस दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और जब प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है और चलने के उपरांत जब किसी दर्पण पे आपतित होकर के वहां से परावर्तन के बाद जिस मुख्य अक्ष के बिंदु पर वो जाती है, उस मुख्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरह से ये मुख्य फोकस हो गया। और मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं और इस फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी आप ध्यान से समझिएगा, जब भी हमें किसी दूरी को मापना होता है, चाहे वो फोकस दूरी हो, चाहे वो वक्रता त्रिज्या की दूरी हो, चाहे वो वस्तु की दूरी हो और चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, सभी दूरियां जो होती है हम ध्रुव से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। सभी दूरियां कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। जैसे P से हम फोकस की दूरी हम स्मॉल f मापे हैं, P से हम वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी जो है, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है, हम लोग वक्रता त्रिज्या मापे हैं। तो इस तरह से कभी भी किसी का भी दूरी अगर मापना हो तो हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, चाहे वो फोकस दूरी हो, वक्रता त्रिज्या हो, या वस्तु की दूरी हो, या फिर वो प्रतिबिंब की दूरी ही क्यों न हो। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, इसकी कब धनात्मक होगी और कब ऋणात्मक होगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पूरा इस वीडियो को जरूर देखिए। पढ़ेंगे
अब हम लोग पढ़ेंगे नवीन कार्तीय चीन परिपाटी। ध्यान से समझिएगा, नवीन कार्तीय चीन परिपाटी, नवीन कार्तीय चीन परिपाटी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ध्यान से इसको समझिएगा, क्योंकि ये अगर जो स्टूडेंट ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो उनसे तो कभी न्यूमेरिकल बन ही नहीं सकता है और न ही वो थ्योरी सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी थ्योरी को सॉल्व करना हो, बनाना हो या न्यूमेरिकल को बनाना होता है तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी। यदि आप थ्योरी में थोड़ा सा भी माइनस प्लस अगर गलत करते हैं तो वो पूरा थ्योरी आपका गलत हो सकता है। और जब न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं तो यदि आप नेगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान नहीं देते हैं तो पूरा आपका न्यूमेरिकल भी गलत हो जाएगा। तो उसको बनाने के लिए, उसको समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और हम लोग फोकस दूरी के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो उस संबंध को बताने से पहले इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसको आप लोग जानिए। सबसे पहला कि सभी दूरियां गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां गोलीय दर्पण की ध्रुव से मापी जाती है। सभी दूरियां कहां से मापी जाती है? गोलीय दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। सेकेंड पॉइंट, आपतित प्रकाश की दिशा में, आपतित प्रकाश की दिशा में आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धन मानी जाती है, धन मानी जाती है तथा वे दूरियां जिनको आपतित प्रकाश की तथा वे दूरियां जो आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में मापा जाता है, विपरीत दिशा में मापा जाता है तो उसे ऋण मानी जाती है। ये सिंपल याद रखिए, जिधर से प्रकाश किरण आती है वो धनात्मक और वहां से जहां से परावर्तन के बाद पुनः जाती है उसे हम ऋणात्मक मानते हैं। तीसरा पॉइंट आप समझिएगा, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर धनात्मक तथा ऊपर की ओर धनात्मक तथा नीचे की दूरियां तथा धनात्मक, ऊपर की ओर धनात्मक जबकि नीचे
की ओर, नीचे की ओर दूरियां ऋण मानी जाती है। नीचे की ओर दूरियां ऋण मानी जाती है। इसको आप ध्यान से समझिएगा फिगर के माध्यम से। ये मान लेते हैं दर्पण है, ये दर्पण है और इसका मुख्य अक्ष जो है वो P है, M और M डैश क्या है, द्वारक है। इसे आप फिगर को ध्यान से समझिएगा। ये आपतित प्रकाश की किरण है। क्या है? आपतित प्रकाश की किरण। जब सपोज दैट इधर आपतित प्रकाश की किरण है, ये आ रही है, तो जिधर से आती है उसे हम धनात्मक मानते हैं, और जब यहां से परावर्तन के बाद इधर आती है तो इधर की ओर ऋणात्मक मानी जाती है। ये परावर्तन के बाद पुनः इस दिशा में आती है तो इसे हम क्या मानते हैं, ऋणात्मक। और प्रकाश जब आपतित होती है तो धनात्मक। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल रूप में इसको आप समझिएगा। इधर हम पॉजिटिव लेते हैं, किधर लेते हैं, पॉजिटिव। ये इधर पॉजिटिव लेते हैं और इधर हम लोग निगेटिव लेते हैं। यानी कि दाहिने तरफ की बात करें तो धनात्मक और बायां तरफ की बात करें तो ऋणात्मक लिया जाता है। ये आप ध्यान से समझ लीजिएगा। और जब प्रतिबिंब जब ऊपर बनता है या ऑब्जेक्ट, वस्तु की ऊंचाई हमेशा जो होती है वो धनात्मक होती है, क्योंकि ये ऊपर की ओर होती है, तो ये पॉजिटिव होता है ऊपर की ओर। और जब हम नीचे की डायरेक्शन की बात करें तो नीचे की डायरेक्शन में निगेटिव होता है। मुख्य अक्ष से जब ऊपर की दूरियां मापते हैं तो धनात्मक मानी जाती है, धनात्मक रूप से मापते हैं। जबकि मुख्य अक्ष से हम नीचे की दूरी मापते हैं तो उसे हम ऋणात्मक दूरियां मापते हैं, ऋणात्मक रूप से मापते हैं। दाहिने तरफ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं और बाएं तरफ हमेशा निगेटिव लेते हैं। और कोई भी दूरियां जो होती है इसे ध्रुव से मापते हैं। जैसे अगर हम फोकस की दूरी है तो ये हमेशा बायां तरफ, ये दायां तरफ नहीं है, बायां तरफ है, तो बायां तरफ है तो ये ऋणात्मक लेंगे। और जब वक्रता त्रिज्या की बात करें तो वक्रता त्रिज्या भी हमारा बायां तरफ है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऋणात्मक लेंगे। तो इस तरह से कोई भी दूरियां जो होती है हम ये देखते हैं कि पॉजिटिव कब होती है और नेगेटिव कब होती है। तो एक बार फिर से समझिएगा, पॉजिटिव कब होगा, जब प्रकाश की किरण दाहिने तरफ हो, यानी कि जिधर से प्रकाश आती है उधर हम पॉजिटिव लेते हैं, और जहां से प्रकाश परावर्तित हो, देखिए परावर्तन के बाद बायां तरफ जाती है तो बायां तरफ की दूरियां जो होती है वो ऋणात्मक होती है। जब वस्तु ऊपर की डायरेक्शन में होता है तो वस्तु तो हमेशा पॉजिटिव होता है। कभी कभी क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की जो हाइट होती है कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव हो सकता है। तो जब प्रतिबिंब नीचे की ओर बनता है तो नेगेटिव लेते हैं, और जब प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनता है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, अर्थात धनात्मक लेते हैं। तो इसे आप फिगर को क्या करिए, मीन से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध हम लोग जानेंगे कि किस तरह से संबंध स्थापित कर सकते हैं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध।
फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ and radius of curvature. रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको समझने के लिए सबसे पहले इसमें दो थ्योरी हम बताएंगे, एक अवतल दर्पण में और दूसरा उत्तल दर्पण में। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट में अवतल दर्पण में। किसमें बात करेंगे हम लोग? सबसे फर्स्ट अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग इसी थ्योरी को उत्तल दर्पण में प्रूव करेंगे। तो इस थ्योरी को समझने के लिए सबसे पहले आप इस फिगर को जब बनाने जा रहे हैं तो फिगर को एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये एक अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? हम अवतल दर्पण लिए हैं जिसका द्वारक जो है वो m और m डैश है। फिगर को ध्यान से आप लोग समझिएगा। m डैश का एक द्वारक है जो हम इस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं, और इसके मुख्य अक्ष जो है ये P और ये C पॉइंट है। ये PC जो है ये मुख्य अक्ष है, P हम ध्रुव कहते हैं, C को वक्रता केंद्र कहते हैं, और इसके बीच के जो भाग होते हैं वो फोकस दूरी, फोकस हम कह देते हैं। जब प्रकाश की किरण, ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश की किरण जब मुख्य अक्ष के समानांतर जब इस अवतल दर्पण पे आपतित होती है तो वो फोकस से होकर, इस तरह से फोकस से होकर के गुजर जाती है। जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं। इस दर्पण का मुख्य फोकस F है। अब ध्यान से समझिएगा, इससे एक नॉर्मल हम डाल देते हैं इस तरह से, तो यहाँ पर एक ये आपतन कोण I बन जाता है, ये अपवर्तन कोण R बन जाता है। जैसे हम लोग प्रकाश के परावर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है बराबर होता है। आप ये भी देखिएगा कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो हम इसको अगर I इज इक्वल टू थीटा लेते हैं तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू विथ थीटा हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये अगर हम O बिंदु मानते हैं तो OMC जो है वो इक्वल है CMF के। तो ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या बन जाता है? थीटा। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अर्थात एकांतर खंड के कोण हैं, और जानते हैं कि एकांतर खंड के कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस तरह से ये कोण बराबर हो गया। अब इस पे क्या करते हैं? इसको L नाम दे देते हैं। इस बिंदु पे, जिस बिंदु पर प्रकाश आपतित होती है उस बिंदु को हम L नाम दे दिए हैं, और L से हम इस पे अभिलंब डाल देते हैं। इस अभिलंब को हम N नाम देते हैं। क्या? N। तो Ln एक अभिलंब है जो मुख्य अक्ष पर डाल दिए हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा, ये कोण जो है त्रिभुज LCF का ये बहिष्य कोण है, और बहिष्य कोण आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। जो बहिष्य कोण होते हैं किसी भी त्रिभुज के दो अंतःखंड के कोणों के बराबर होता है, उसी को हम लोग बहिष्य कोण कहते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं थीटा, ये थीटा, ये आपका 2 थीटा हो गया। और कभी भी दूरियां जो होती है हम P से मापते हैं, अर्थात ध्रुव से मापते हैं। तो आप जानते हैं फोकस दूरी जो है, हम ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, F से डिनोट करते हैं। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल f से डिनोट करते हैं, और
ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग कैपिटल आर यानी कि वक्रता त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से ये आपका फिगर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, इस थ्योरी को प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे कि F इज इक्वल टू क्या होता है। तो इस फिगर को आप बढ़िया से समझ चुके होंगे। तो हम लोग आते हैं इस थ्योरी पर। तो हम लोग जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू थीटा। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R जानते हैं और हम मान लेते हैं कि I भी थीटा है तो R भी थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, ये एंगल LCF जो है, एंगल LCF बराबर एंगल OLC, एंगल OLC इज इक्वल टू थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं एकांतर खंड के कोण, खंड के कोण। ध्यान से समझिएगा, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा। इसलिए एंगल LCF बराबर एंगल OLC, ये हमारा थीटा हो गया। और त्रिभुज हम लिखते हैं, त्रिभुज LCF के, LCF में, त्रिभुज LCF में आप देख सकते हैं कि एंगल LFM, एंगल LFM बहिष्य कोण है, बहिष्य कोण है। तो हम लिखेंगे क्या, बहिष्य कोण एंगल LFM, LFN बराबर हम लिख सकते हैं CLF, एंगल CLF, ये एंगल CLF प्लस एंगल LCF, LCF बराबर थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा हो गया। तो इस तरह से ये 2 थीटा हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज LNF में क्या हम कर सकते हैं, यहां पर हम लंब डाले हैं तो यहां पर लिख भी सकते हैं LN, लंब डाला किस पे, PC पर। ये आप देख सकते हैं, ये लंब का चिन्ह है, तो लिखेंगे LN जो है लंब PC पर डाला। जब लंब डाल देते हैं तो एक त्रिभुज बनता है LFM, एक समकोण त्रिभुज बनता है LNF में। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज LNF में, LNF में tan 2 थीटा इज इक्वल टू, आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि लंब बटा में आधार होता है। तो हम लिख सकते हैं LN बाई क्या लिखेंगे, NF, LN बाई क्या लिखेंगे, NF। और चूंकि आप जानते हैं कोण बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, छोटा है, कोण क्या है, बहुत छोटा है। तो अगर छोटा होता है तो उस स्थिति में हम उसके जो स्पर्श ज्या है उस स्पर्श ज्या को हटा देते हैं। जब कोण छोटा होता है तो स्पर्श ज्या को हटा देते हैं। यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण बहुत छोटा है अतः 2 थीटा tan 2 थीटा लगभग जो है वो 2 थीटा के इक्वल हो, 2 थीटा लगभग हो जाएगा 2 थीटा के। तो हम करेंगे क्या, सो 2 थीटा इज इक्वल टू LN बाई NF, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं।
2 थीटा इज इक्वल टू ln बाई nf, इसको इक्वेशन हम 1 कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, फिर समकोण त्रिभुज LNC में लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, ln बाई NC, और फिर लिखते हैं चूंकि कोण जो है, कोण बहुत छोटा है, अतः हम लिखेंगे क्या, tan थीटा लगभग जो है वो थीटा के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा जो है वो लगभग थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसके ऊपर लिखेंगे। तो आप क्या करिए, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मिटा करके हम ऊपर लिखेंगे। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से आप समझिएगा। हम लोग करेंगे क्या, थीटा इज इक्वल टू ln बाई NC, इसको इक्वेशन 2 करते हैं। ln बाई NC, थीटा इज इक्वल टू ln बाई NC कर लेते हैं। अब ध्यान से समझिएगा कि ये दर्पण का द्वारक, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः n बिंदु P के बहुत नजदीक होगा। n बिंदु किसके नजदीक होगा, n बिंदु P के बहुत नजदीक होगा। क्यों, क्योंकि ये दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है। जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो n जो है वो P के नजदीक हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, अतः समीकरण 1 से हम लिखेंगे क्या, 2 थीटा इज इक्वल टू ln, इसको हम लिख सकते हैं, ln जो होगा वो क्या हो जाएगा, NC जो होगा वो NC लगभग PC के इक्वल हो जाएगा, तथा NF जो होगा वो बराबर हो जाएगा लगभग PF के। किसके बराबर हो जाएगा, PF के। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो आप देख सकते हैं 2 थीटा इज इक्वल टू ln बाई 2 थीटा इज इक्वल टू ln बाई NF है। NF के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, PF, इसको इक्वेशन हम क्या करते हैं और 3 कर लेते हैं। और ये थीटा इज इक्वल टू क्या है, ln बाई NC है। NC के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, PC, इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं। अब समीकरण 3 से हम करते क्या है, समीकरण 3 से देखिए 2 थीटा है, थीटा का मान हम क्या करते हैं, रख लेते हैं ln बाई PC। ln बाई PC इज इक्वल टू लिखते हैं ln बाई PF। तो दोनों तरफ ln है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसलिए PF जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 2PF बराबर हो जाएगा किसके, PC के बराबर हो जाएगा।
अब हम करते क्या है, चिन्ह परिपाटी यूज करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में बताइए चिन्ह परिपाटी पीएफ का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, और पीसी का भी मान आप बताइए। चिन्ह परिपाटी से हम जानते हैं पीएफ, ये पीएफ है। कोई भी दूरियां जो होती है वो दर्पण के ध्रुव से मापते हैं, कोई भी दूरियां जो होती हैं वो दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। तो हम लिखेंगे पीएफ इज इक्वल टू माइनस एफ, तथा ये पीसी इज इक्वल टू हम लिखेंगे माइनस आर। इसको इक्वेशन हम 5 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा ये नेगेटिव क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये एफ और आर जो है बाएं तरफ है, और आप जानते हैं कि बाएं तरफ की जो भी दूरियां होती है ऋणात्मक मानी जाती है, जैसे कि अभी हम लोग चिन्ह परिपाटी में पढ़े हैं। तो इस तरह से एफ और आर दोनों माइनस में हो गया। तो हम लिखते हैं समीकरण 5 से, और ये लिखेंगे 2, और पीएफ के जगह पर हम क्या लिखते हैं, माइनस एफ इज इक्वल टू पीसी के जगह पर माइनस आर, ये माइनस माइनस कट गया, सो आर इज इक्वल टू 2f, या फिर हम लिख सकते हैं f इज इक्वल टू r बाई 2। ये इस तरह से वक्रता, त्रिज्या और फोकस, मुख्य फोकस में संबंध स्थापित हो गया। तो ये हम लोग जो थ्योरी पढ़े हैं किसमें पढ़े हैं, तो अवतल दर्पण में पढ़े हैं। ऐसी थ्योरी हम आपको उत्तल दर्पण में बताएंगे, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे कहां पे, तो उत्तल दर्पण में सेम थ्योरी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फिगर चेंज हो जाएगा। फिगर में हम चेंज करेंगे, बाकी जो थ्योरी जिस तरह से हमने बताया है ठीक उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी हम लोग पढ़ेंगे कि वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में कैसे संबंध स्थापित करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता, त्रिज्या में संबंध स्थापित करेंगे। कर चुके हैं, मीन्स अब उत्तल दर्पण में भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह से फोकस दूरी वक्रता, त्रिज्या के बराबर होता है। तो देखिए सबसे पहले उत्तल दर्पण के लिए बात करें तो आप फिगर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मेन फिगर ही होता है। यदि आपको फिगर समझ में आ जाता है तो समझिए कि आपको थ्योरी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले उत्तल दर्पण की। ये आप देख सकते हैं कि ये उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण के जो अंदर के भाग जो होते हैं वो कलई किए रहते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि एम और एम डैश जो है ये क्या है, तो हम कहेंगे ये दर्पण का द्वारक है। जब प्रकाश की किरण इस पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये P, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो है प्रकाशी केंद्र है C है, प्रकाशी केंद्र C है। जब प्रकाश की किरण यदि उत्तल लेंस पर, उत्तल दर्पण पे आपतित होती है तो एक तो मुख्य अक्ष से होकर के चली जाती है, और यदि मुख्य अक्ष के समानांतर अगर कोई भी दूसरी किरण अगर आपतित होती है तो आपतन के बाद यहां से परावर्तित हो जाती है। यहां से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। परावर्तन के नियम से हम लोग पढ़ चुके हैं। जब हम इस पे एक अभिलंब डालते हैं इस तरह से, ध्यान से समझिएगा, जब ये अभिलंब हम डालते हैं इस तरह से, तो ये अभिलंब दो भागों में कोण को बांट देता है। इस कोण को हम एंगल आई और एंगल आर कह देते हैं, यानी कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर कह देते हैं। सपोज दैट आपतन कोण को अगर हम थीटा कहते हैं तो परावर्तन कोण भी हमारा थीटा ही होगा। और आप देखिएगा ये जो कोण है और ये दूसरी जो
आप देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित होती है ये फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, इसको हम एफ कह लेते हैं। आप देखिएगा ये जो एंगल होता है इस कोण के बराबर होता है, इसे भी हम क्या कहेंगे, थीटा, जिसे हम शीर्षाभिमुख कोण के नाम से जानते हैं। और ये जो कोण है आई, ये आई कोण जो है इसके संगत कोण के बराबर होता है, इसलिए ये भी हमारा थीटा कोण होता है। इस बिंदु को मान लेते हैं ये O है, ये हम कह लेते हैं A है, और ये हम कह लेते हैं B। और A से हम क्या करते हैं, इस पे लंब डालते हैं AN। इस मुख्य अक्ष पर हम क्या कर दिए, A से AN लंब डाल दिए। जब लंब डालते हैं तो इस तरह से त्रिभुज AFC का बहिष्य कोण एंगल AFN होगा, तो ये हमारा 2 थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से ये फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर को एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि M डैश का एक दर्पण है जिसका द्वारक M डैश है, और PC जो है इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। जब इस मुख्य अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो आपतन के बाद ये परावर्तित हो जाती है, और इस पे जब हम अभिलंब डालते हैं तो ये केंद्र से होते हुए होती है और इसे 2 भागों में कोण को बांट देता है, जिसे हम आपतन कोण I और परावर्तन कोण हम R के नाम से जानते हैं। मान लेते हैं कि आपतन कोण अगर थीटा है तो परावर्तन कोण भी हमारा क्या होगा, थीटा हो जाएगा। दूसरा चीज कि ये कोण एंगल A, आप देख रहे हैं कि एंगल कोण A जो है ये एंगल R के शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं कि इस कोण के ये बराबर हो जाते हैं। तो ये अगर R थीटा है तो एंगल A भी थीटा होगा। दूसरा चीज कि एंगल C आप देखिएगा, एंगल I के ये संगत कोण है, और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यदि एंगल I अगर थीटा है तो एंगल C भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इस त्रिभुज AFC के लिए बहिष्य कोण क्या है, 2 थीटा। हम इसे मान लेते हैं क्योंकि बहिष्य कोण बराबर होता है 2 अंतः कोणों का योग। तो चलिए इस थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, परावर्तन के नियम से हम जानते हैं, परावर्तन के नियम से आप जानते हैं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू थीटा। ये एंगल I एंगल R बराबर होता है और हमें इससे थीटा मान लिए, और इसको हम दिखाएंगे। ये N है, NAB एंगल N हम करेंगे क्या, NAB इज इक्वल टू एंगल FAC। एंगल FAC इज इक्वल टू, हम इसको थीटा ले लेते हैं, इसे हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोल देते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोल देते हैं। और आप देख सकते हैं एंगल OAN, एंगल OAN इज इक्वल टू एंगल ACF, एंगल ACF इज इक्वल टू थीटा। इसको हम संगत कोण के नाम से जानते हैं, संगत कोण। हम यहाँ पर दिखा देते हैं कि ये क्यों किए हैं, तो ये संगत कोण के कारण किए हैं। अब हम क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं कि AN जो है, AN लंब डाला, AN लंब PC पर AN लंब PC पर डाला ना, AN लंब क्या है, PC पर डाल दिए। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि एंगल AFN बहिष्य कोण है। क्या है, AFN, एंगल AFN बहिष्य कोण है किसका, तो त्रिभुज AFC का, त्रिभुज AFC का। हम क्या कहेंगे, एंगल AFN जो है बहिष्य कोण है त्रिभुज AFC का, हम कह देते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, एंगल AFN इज इक्वल टू
एंगल एफ ए सी प्लस एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा, और यहां पर दिखाएंगे बहिष्य कोण। क्या करेंगे? बहिष्य कोण। तो इस तरह से हमारा बहिष्य कोण हो गया। अब हम करते क्या है, त्रिभुज ANC में समकोण त्रिभुज ANC में आप जानते हैं tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटे में आधार। तो an बटा में लिखेंगे क्या, NC। n बटा में NC। an जो है वो लंब है, NC जो है वो आधार है। तो यहां पर लिखेंगे चूंकि कोण बहुत छोटा है, अतः हम लिख सकते हैं tan थीटा लगभग जो है इक्वल है थीटा के ना। तो हम लिख सकते हैं सो थीटा इज इक्वल टू an बाई NC। क्या लिखेंगे, an बाई NC। और यहां पर लिखते हैं चूंकि द्वारक जो है इसको बाद में लिखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 कर लेते हैं। फिर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज। अब लिखेंगे ANF में, समकोण त्रिभुज ANF में हम जानते हैं tan 2 थीटा इज इक्वल टू लंब बटे में आधार, यानी कि लिख सकते हैं an बटे में NF। और फिर यहाँ पे लिखते हैं चूंकि कोण जो है बहुत छोटा है, क्या है, कोण जो है बहुत छोटा है, अतः हम लिख सकते हैं क्या, tan 2 थीटा लगभग बराबर है 2 थीटा के। tan 2 थीटा किसके बराबर है, 2 थीटा के लगभग बराबर है। तो इसके नीचे हम नहीं लिख पाएंगे, इसे हम मिटाएंगे। तो आप करिए क्या, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे हम बताएंगे। तो जल्दी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो आप ध्यान से समझिएगा। हम लोग करते क्या है, इसके आगे यहां पर लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू an बाई NF। इसको इक्वेशन 2 करते हैं। लिखेंगे क्या, चूंकि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, अतः जब दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है तो बिंदु N जो है बिंदु P के बहुत नजदीक होता है। तो लिखेंगे अतः बिंदु P के बहुत नजदीक है, अतः हम लिख सकते हैं NF जो होगा वो किसके इक्वल होगा, लगभग बराबर हो जाएगा PF के, तथा ये NC जो होगा लगभग बराबर हो जाएगा किसके, PC के। क्योंकि कोई भी दूरियां जो होती हैं हम दर्पण के ध्रुव से मापते हैं। और आप ध्यान से समझिएगा, ये ध्रुव से P और F के बीच की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाती है, और फोकस दूरी को हम स्मॉल f से सूचित करते हैं। और दूसरा जो है PC की जो दूरी है वो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल R से निरूपित करते हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण
2 से हम क्या करेंगे, थीटा इज इक्वल टू AN बाई NC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, PC। NC के जगह पर क्या लिख सकते हैं, PC, और यहां tan 2 थीटा के जगह पर हम लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, tan 2 थीटा के जगह पर इसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। 2 थीटा इज इक्वल टू N बाई, हम NF के जगह पर हम लिख सकते हैं PF। इसको इक्वेशन 4 कर लेते हैं, या फिर इसको छोड़ देते हैं और लिखते हैं 2 इंटू थीटा के जगह पर समीकरण 3 से लिखेंगे क्या, 3 से 2 थीटा के जगह पर हम लिखेंगे AN बाई PC इज इक्वल टू AN बाई PF। ध्यान से समझिएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू AN बाई PF है, तो थीटा के जगह पर हम क्या रख दिए समीकरण 3 से AN बाई PC, और दोनों तरफ ये N है कट जाएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं 2PF बराबर हम PC लिख सकते हैं। और हम जानते हैं चीन परिपाटी से आप बताइए PF जो है क्या है, F है, तथा PC जो है वो क्या है, कैपिटल R है। ध्यान से समझिएगा, ये चूंकि दाहिने तरफ है तो दाहिने तरफ हमेशा जो होता है वो दूरियां धनात्मक में मापी जाती है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये समीकरण 4 करते हैं, और समीकरण 4 से लिख सकते हैं 2F PF के जगह पर F लिखते हैं इज इक्वल टू R। तो इस तरह से 2F इज इक्वल टू R, या फिर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू F बाई, इसको हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, R बाई 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला जो है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध हम लोग पढ़ चुके हैं। एक अवतल दर्पण में पढ़े, दूसरा किस में पढ़े, उत्तल दर्पण में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से ये थ्योरी हो गया, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे एक हम न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे, उसके बाद ये इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम लोग 2 न्यूमेरिकल की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल है। इस थ्योरी पर जब भी थ्योरी पढ़ते हैं हम लोग तो उस पर एक न्यूमेरिकल जरूर बनाइए, 2 न्यूमेरिकल बनाइए, 3 न्यूमेरिकल, जितना अधिक से अधिक होता है न्यूमेरिकल बनाने की कोशिश करना चाहिए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल 10 सेमी फोकस दूरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 सेमी फोकस दूरी, 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण 10 सेमी फोकस दूरी के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा, 10 सेमी फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले न्यूमेरिकल में जो वैल्यू दिया है उसको नोट करते हैं। जैसे आप देखिए कि फोकस दूरी दिया है F इज इक्वल टू 10 सेमी और पूछ रहा है R इज इक्वल टू वाट। तो सिंस हम जानते हैं R इज इक्वल टू 2F, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से R का जो मान है 20 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी हो गया। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। एक और क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिए। एक अवतल दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है। एक अवतल दर्पण को पानी में
डुबो दिया जाता है तो इसकी एक अवतल दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, क्या इसकी फोकस दूरी में डुबो दिया जाता है तो क्या इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन होगा, कारण स्पष्ट कीजिए। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि किसी अवतल दर्पण को पानी में डुबो दिया जाता है, तो क्या इसकी फोकस दूरी में कोई परिवर्तन होगा? इसका कारण स्पष्ट कीजिए। तो याद रखिएगा, हम लोग पढ़े हैं R = 2f। जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है, वो किसी प्रकृति पे निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, इसके फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति पे निर्भर नहीं करती है। ये किस पर निर्भर करती है? वक्रता त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो लिखेंगे क्या? पानी में रखे अवतल दर्पण, पानी में रखे अवतल दर्पण की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। पानी में रखे अवतल दर्पण की फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दर्पण की फोकस दूरी क्या कहेंगे? माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। माध्यम पर निर्भर नहीं करती है। याद रखिएगा, चाहे अवतल दर्पण को पानी में डुबोइए, चाहे उत्तल दर्पण को पानी डुबोइए, इसका मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और फिर हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।